नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं एंडोक्राइनोलॉजी में लेक्चर नंबर 39 39वां लेक्चर है आज अपना। कल जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर अपने पढ़ा था एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ इंसेक्ट, एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ इंसेक्ट। तो स्टूडेंट जो अपने एंडोक्राइन ग्लैंड थी वो अपने देखी इंसेक्ट्स की कि वो कौन कौन सी थी, इंसेक्ट की एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी थी जो अपने कल देखा उसमें। और अपने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इंसेक्ट की वो अपना कार्य संपन्न करती हैं, उनके द्वारा कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, वो हार्मोन किस प्रकार से कीटों की पूरी लाइफ साइकिल को प्रभावित करते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो ह्यूमन बीइंग से संदर्भ में है, यानी मनुष्य के संदर्भ में है। टॉपिक का नाम है टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल, क्यूलर एंड ओवेरियन साइकिल, टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल, देयर न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल। आज अपना टॉपिक ये रहेगा, या जो आज जो टॉपिक शुरू हो रहा है ये यही है कि अपना जो वर्षण है अंडाशय चक्र तथा इसका तंत्रिका अंतःस्रावी नियंत्रण, वर्षण व अंडाशय चक्र तथा इसका तंत्रिका अंतःस्रावी नियंत्रण, तंत्रिका अंतःस्रावी नियंत्रण, ये आज का अपना क्या है टॉपिक है। तो इसके अंदर क्या पढ़ना है अपने को कि सबसे पहले तो अपने ये देखेंगे कि ये टेस्टिकुलर और ओवेरियन साइकिल। अब तो आपको पता होना चाहिए कि टेस्टिकुलर और ओवेरियन साइकिल का मतलब टेस्टिस और ओवरी। मेल में टेस्टिस पाई जाते हैं, मैन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और फीमेल के अंदर ओवरी पाई जाती है। तो टेस्टिकुलर साइकिल का मतलब यहाँ पर क्या है, जो मेल के अंदर टेस्टिस होता है उसके अंदर किस प्रकार से शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है, और शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है, शुक्राणु बनते हैं और उनका किस प्रकार से कौन से हार्मोन नियंत्रण करते हैं, ये किस में आएगा टेस्टिकुलर साइकिल के अंदर। ओवेरियन साइकिल के अंदर क्या आता है कि ओवेरियन यानी ओवरी जो होती है उसके अंदर किस प्रकार से ओवा फॉर्मेशन होता है, और ओवा फॉर्मेशन होने के साथ साथ कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जो कि ओवरी के अंदर ओवा फॉर्मेशन या oogenesis क्रिया को नियंत्रण में करते हैं। तो ये अपने दोनों ही क्रियाएं इसमें देखनी है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसके अंदर जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं कि ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, क्योंकि अपने टेस्टिस और ओवरी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अपने को स्ट्रक्चर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमने नाम क्या दिया है टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल। तो टेस्टिकुलर एंड ओवेरियन साइकिल का मतलब ये है कि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है वो क्या है, कैसे हो रहा है, उसका नियंत्रण कौन से हार्मोन कर रहे हैं, और ओवरी के अंदर जो oogenesis की क्रिया हो रही है, ओवरी के अंदर क्या हो रही है oogenesis की क्रिया हो रही है, उसका नियंत्रण कौन से हार्मोन करते हैं। तो अपने को ये चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। तो उससे पहले छोटी सी परिभाषा है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, अब गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन क्या है कि जो वर्षण और अंडाशय जो हैं, नर के वर्षण और मादा के अंडाशय में युग्मक निर्माण की क्रिया है, या यूँ कह दें कि जंतुओं के जननों में युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। या इसकी एक परिभाषा और ये भी है कि नर के वर्षण में शुक्राणु निर्माण और मादा के अंडाशय में अंडाणु निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहलाती है। अब अपने थोड़ा सा बात करना चाहेंगे इसकी टेस्टिकुलर साइकिल की। अब टेस्टिकुलर साइकिल जो है वो अपने इसमें डिस्कस करते हैं। पहले हम कौन सी साइकिल डिस्कस करेंगे, टेस्टिकुलर साइकिल। वर्षण चक्र क्या है। अब देखिएगा थोड़ा सा अपने इस पे संरचना को पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, आपको ध्यान है कि नर के अंदर वर्षण जो होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं, टेस्टिस एक जोड़ी होते हैं। वर्षण जो होते हैं वो आपको पता है कि वर्षण कोष के अंदर पाए जाते हैं, टेस्टिस सैक के अंदर पाए जाते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं
सेकेंड ईयर के अंदर 12वीं क्लास के अंदर टेस्ट सेक के अंदर पाए जाते हैं। वर्षण का वर्षण कोष में पाया जाना आवश्यक है। उसका रीज़न आपको बताया हुआ था, क्योंकि जो वर्षण होते हैं उनका निर्माण उदर गुहा में होता है, परंतु जब ये भ्रूण 7 महीने का होता है मनुष्य में, तो 7वें महीने में जो वर्षण है वो उदर गुहा से वर्षण कोष में आते हैं, और उसके बीच में वर्षण कोष और उदर गुहा को जोड़ने के लिए इग्विनल कैनाल नामक एक संरचना पाई जाती है। वर्षण नाल एक संरचना पाई जाती है, इग्विनल कैनाल नामक एक संरचना पाई जाती है। अब देखिएगा कि इग्विनल कैनाल जो है दोनों को जोड़ रही है, उदर गुहा और वर्षण कोष को जोड़ रही है। तो अब वर्षण कोष पाए क्यों जाते हैं, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। वर्षण कोष का पाए जाने का कारण क्या होता है कि जो अपने शरीर का तापमान है उसकी तुलना में वर्षण कोष का तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए शरीर के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, और वर्षण कोष का तापमान 2 से 3 डिग्री कम होता है, इसलिए यहाँ पर शुक्राणुओं का निर्माण आसानी से होता रहता है। अब देखिएगा कि जो अपने वर्षण की संरचना की थोड़ी बात करते हैं, तो वर्षण में आपको बताया हुआ था कि वर्षण की एक आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ कि होता क्या है। इस प्रकार से वर्षण के अंदर सबसे पहले बार की ओर ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर होती है, अंदर की ओर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया होती है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया क्या होती है, वर्षण में बीच बीच में अंदर की ओर धंसी रहती है। इस प्रकार से धंसने से ये छोटी छोटी पटनुमा संरचनाएं बनती है, जिनको कहते हैं मीडियास्टिनम। 2 मीडियास्टिनम के बीच का भाग कहलाता है लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर क्या होती है, कुंडली 2 या 3, प्रत्येक लोब्यूल के अंदर कुंडली 2 या 3 नलिकाएं पाई जाती है, जिनको कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहा जाता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, शुक्रजनक नलिकाएं कहा जाता है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं ये वर्षण की मुख्य संरचनात्मक और क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती हैं। अब देखिएगा कि ये शुक्रजनक नलिका होगी। अब शुक्रजनक नलिका जो होती है ये कहाँ रहती है, इन लोब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। लोब्यूल्स के अंदर यहाँ क्या भरा होता है, कनेक्टिव टिश्यू यानी जो है संयोजी ऊतक भरा हुआ होता है। अब यदि हम देखें कि जो ये एक अपनी इस प्रकार से क्या होती है, शुक्रजनक नलिका होती है। इस शुक्रजनक नलिका को यदि हम देखें थोड़ी सी संरचना को, तो इसके बाहर की ओर इस प्रकार से एक आवरण होता है, इसको कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया। संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिका प्रोप्रिया। किसके चारों ओर, शुक्रजनक नलिका के चारों ओर। और अंदर की ओर एक आवरण होता है जो कि उपकला कोशिका में बना होता है, जिसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम लेयर। जर्मिनल एपिथेलियम लेयर कहते हैं अंदर की ओर जो होती है। अब जर्मिनल एपिथेलियम लेयर जो अंदर होती है और जो कि शुक्राणुओं का क्या करती है, निर्माण करती है। क्योंकि हमने बात की है कि जो शुक्रजनक नलिका होती है या सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो मुख्य संरचनात्मक और क्या होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। पूरा वर्षण बना भी इन्हीं का होता है, और वर्षण के अंदर जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया है वो भी क्या इन्हीं के द्वारा चलती रहती है। अब शुक्रजनक नलिका के चारों ओर का जो संयोजित का आवरण है वो ट्यूनिका प्रोप्रिया कहलाता है, और अंदर की ओर जो आवरण है वो एपिथेलियल सेल्स का बनता है, जिन्हें जर्मिनल एपिथेलियम लेयर या सेल्स कहा जाता है। अब देखिएगा कि जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण तो करती है, परंतु इसमें क्या होता है कि जो बीच बीच में जर्मिनल एपिथेलियम में यदि हम बात करें, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को यदि देखें तो इस प्रकार से एक शुक्रजनक नलिका का ये थोड़ा सा अनुप्रस्थ काट देखने का प्रयास करें तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। आपने 12th क्लास में देखी है इस तरह से। इस तरह से तो ये बीच में ये जर्मिनल एपिथेलियम लेयर होती है, और ये सर्टोली सेल होती है। ये क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती है। ये क्या होती है, सर्टोली सेल्स होती हैं। अब देखिएगा तो ये सर्टोली सेल्स जो है ये क्या करती हैं कि जो जर्मिनल एपिथेलियम द्वारा शुक्राणु बनते हैं, कैसे बनते हैं उस घटना को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जिसको हम पढ़ेंगे अभी। और वो शुक्राणु बनने के बाद में सर्टोली कोशिकाओं से चिपक जाते हैं, जो इनको सहारा प्रदान करती है, जो इनको आलंबन प्रदान करती है, जो इनको पोषण प्रदान करती है, और जो नष्ट हुए हुए या टूटे फूटे हुए जो स्पर्म हैं उनका यूँ कह सकते हैं डिग्रेडेशन भी करती है सर्टोली सेल। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेल है।
अब देखिएगा कि साथ में सर्टोली सेल जो है वो हार्मोन भी स्राव करती है जो कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी नियंत्रित करता है, जिसको अपने आगे डिस्कस करेंगे। तो सर्टोली सेल और जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो किसमें पाई जाती है? शुक्रजनक नलिका में। जर्मिनल एपिथेलियम जो सेल्स होती हैं वो शुक्रजनन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, और सर्टोली सेल जो है उस शुक्राणु को आलम्बन सहारा चिपकने में सहायक करती है, और शुक्राणु निर्माण की क्रिया को भी क्या करती है? नियंत्रित करती है। अब देखिएगा स्टूडेंट कि जो शुक्राणु निर्माण है वो मैंने बताया कि वर्षण में हो रहे हैं, शुक्रजनक नलिका में हो रहे हैं। शुक्रजनक नलिका कहाँ होती है? वर्षण में होती है। और वर्षण किस में स्थित होते हैं? वर्षण कोश में स्थित होते हैं। अब कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर जीवन भर जो वर्षण है वो उदर गुहा में ही रहते हैं, क्योंकि हमने बात की कि उदर गुहा में न रहने का कारण क्या है वर्षण का? क्योंकि वर्षण कोश का तापमान उदर गुहा के तापमान से 2 से 3 डिग्री क्या होता है? कम होता है। अब कुछ जंतु ऐसे भी हैं जिनके अंदर ये जीवन भर उदर गुहा में रहते हैं, जैसे अपने हाथी और जो अपने व्हेल मछली है उनके अंदर वर्षण जीवन भर ही उदर गुहा में रहते हैं। उसके अलावा कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनके अंदर वर्षण उदर गुहा में तो रहते हैं, परंतु जब जनन की क्रिया होती है या यूँ कहें शुक्राणु निर्माण की क्रिया होती है तब उनके अंदर उदर गुहा से कहाँ जाते हैं? वर्षण कोश में आते हैं। जैसे अपने बात करें चूहा है, गिलहरी है, बिल्ली है, इनके अंदर क्या होते हैं? उदर गुहा से जनन के समय वर्षण कोश में आ जाते हैं। उसके अलावा मनुष्य के अंदर यदि हम बात करें तो इनके अंदर वर्षण जो जीवन भरी वर्षण कोश में रहते हैं। वर्षण जीवन भरी हमारे अंदर किस में रहते हैं? वर्षण कोश में रहते हैं। अब देखिएगा यदि कोई जंतु ऐसा जिसके अंदर वर्षण में, जैसे मनुष्य की बात कर लें कि यदि कोई मनुष्य ऐसा जिसके अंदर वर्षण है वो उदर गुहा में रह जाए, वर्षण कोश में न उतर पाएँ, तो उस घटना को हम कहते हैं गोपिक वर्षणता। उस घटना को हम क्या कहते हैं? गोपिक वर्षणता, क्रिप्टोक्रीडिज्म। क्रिप्टोक्रीडिज्म क्या कहते हैं इसको? गोपिक वर्षणता या क्रिप्टोक्रीडिज्म कहते हैं कि वर्षण का उदर गुहा में ही रह जाना, वर्षण कोश में न उतर पाना, उसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोक्रीडिज्म। और अब आपको पता है कि मनुष्य के अंदर यदि उदर गुहा में रह गए तो शुक्राणु निर्माण नहीं हो पाएगा। इस घटना को कहते हैं एजोस्पर्मिया। क्या कहते हैं इसको? एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया यानी वह घटना जिसमें वर्षण उदर गुहा में रह जाएं तो जिससे शुक्राणुओं का निर्माण उसमें नहीं हो पाता है, ये घटना क्या कहलाती है? एजोस्पर्मिया कहलाती है। अब देखिएगा कि तो वर्षण इसका मतलब एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन हो गया जिसमें शुक्राणु निर्माण हो रहा है, वर्षण कोश में पाए जाते हैं, और शुक्राणु निर्माण की जो पूरी क्रिया है इसको हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर साइकिल कहते हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें कार्य बता देता हूँ। जैसे सर्टोली कोशिका आ गई। सर्टोली कोशिका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका है जिसके कार्य पूछे भी जाते हैं कि ये क्या क्या कार्य करती है, तो जिसके बारे में अपने थोड़ा बात कर लेते हैं कि सर्टोली कोशिका कहाँ पाई जाती है। तो सर्टोली कोशिका सबसे पहली बात जो है ये कहाँ पर होती है? शुक्रजनक नलिका के अंदर पाई जाती है, और जो कि लंबी बेलनाकार छड़नुमा संरचना होती है, और उसके ये जो सिरे होते हैं कटे फटे होते हैं। ये सिरे क्या होते हैं? कटे फटे होते हैं। तो सबसे पहली बात इनको सर्टोली कोशिका क्यों कहा जाता है? इनकी खोज एनरी को सर्टोली ने खोज की थी। तो हेडिंग लिख देता हूँ वर्षण चक्र में, सर्टोली कोशिका के कार्य इंपॉर्टेंट है। कोशिका के कार्य, पहला कार्य क्या है? इनकी खोज एनरिको सर्टोली ने की थी। अतः उनके नाम पर क्या कहा गया? इसको सर्टोली कोशिका कहा गया है। दूसरा, ये शुक्राणुओं को आलम्बन या सहारा प्रदान करती है। अगला, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। शुक्राणुओं क्या करती है? पोषण प्रदान करती है। कौन? अपने सर्टोली कोशिका। उसके अलावा जो है ये कोशिका जो होती है, जो सर्टोली कोशिका जो है वो एंटी मुलेरिन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि भ्रूणीय अवस्था में मादा जनन वाहिनी के निरोधन का निरोध करती है, उसके विकास को रोकती है। ये कोशिका भ्रूणीय अवस्था में एंटी मुलेरिन हार्मोन
हार्मोन का स्त्राव करती है, स्त्राव करती है, जो कि नर भ्रूण में मादा जनन वाहिनी के विकास को रोकता है, विकास को रोकता है। इसके अलावा इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य और है, सर्टोली कोशिकाओं द्वारा इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, हार्मोन का स्त्राव किया जाता है, जो कि FSH का संगमन कर शुक्राणु निर्माण की क्रिया को नियंत्रित करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है। तो अब देखिएगा कि पहला कार्य खोज किसने की थी? एनरिको सर्टोली ने की थी, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये जो है एनरिको सर्टोली ने की थी, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सर्टोली कोशिकाएं कहा गया है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि ये जो कोशिका है, ये शुक्राणु को आलम्बन प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है। तो इससे क्या होता है कि जो शुक्राणु हैं इनको चिपकने के लिए स्थान प्राप्त हो जाता है, और चिपकने के लिए स्थान प्राप्त होता है तो इससे क्या होता है कि शुक्राणु कुछ समय तक इनसे चिपके रहेंगे, तो इनको पोषण भी मिलता रहेगा। और साथ में जो है आलम्बन या सहारा प्रदान करती है, इसलिए इनको नर्स कोशिका भी कहा जाता है। सर्टोली कोशिकाओं का नाम उसका क्या है? नर्स कोशिकाएं भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि आलम्बन सहारा प्रदान करती है और साथ में क्या प्रदान करती है? पोषण प्रदान करती है। उसके अलावा कि कोशिका की भ्रूणीय अवस्था में एंटी मुलेरिन हार्मोन का स्राव करती है। ये सबसे बड़ी बात है कि जैसे भ्रूणीय अवस्था में दो प्रकार की नलिकाएं बनती है, एक तो होती है मुलेरियन ट्यूब और एक होती है वोल्फियन ट्यूब। एक तो होती है मुलेरियन ट्यूब और एक होती है वोल्फियन ट्यूब। अब मुलेरियन ट्यूब जो है ये फीमेल ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है और वोल्फियन ट्यूब जो है वो मेल ऑर्गन का डेवलपमेंट करती है। अब देखिएगा क्या होता है कि अब यदि भ्रूण में पल रहा बच्चा यदि नर है तो उसके अंदर क्या है? वोल्फियन ट्यूब विकसित होनी चाहिए, मुलेरियन ट्यूब है वो विकसित नहीं होनी चाहिए। तो मुलेरियन ट्यूब विकसित ना हो नर के अंदर, इसलिए जो सर्टोली कोशिका है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? एंटी मुलेरिन हार्मोन स्रावित करती है, जो नर भ्रूण में मादा जनन वाहिनी के विकास को क्या करते हैं? रोकते हैं। उसके अलावा देखिए क्या होता है कि आगे हम पढ़ेंगे कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है अपनी पीयूष ग्रंथि का जो अग्र भाग होता है, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, उसके द्वारा क्या होता है? FSH हार्मोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? नर के जो अपने ये शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं इनको प्रेरित करता है, जिससे शुक्राणु निर्माण की क्रिया चलती रहती है। अब मान लीजिएगा शुक्राणु निर्माण हो गया, होने के बाद में जो अपने ये सर्टोली कोशिका इनसे शुक्राणु चिपके रहते हैं बहुत अधिक संख्या में, तो उस समय जो नए बने शुक्राणु उनको जगह नहीं मिलेगी चिपकने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि ये जो सर्टोली कोशिका है ये क्या करती है कि एक ऐसा हार्मोन प्रोटीन हार्मोन इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन स्रावित करती है, और इनहिबिन प्रोटीन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है कि FSH का संदमन कर देता है, और FSH का संदमन जैसे ही होगा तो नए शुक्राणु निर्माण की क्रिया कुछ समय के लिए रुक जाती है। अब जो सर्टोली कोशिकाओं से चिपके हुए शुक्राणु होते हैं वो आगे की ओर टेस्टिस से होते हुए वासा डिफरेंस में चले जाएंगे। तो वापस जब ये सर्टोली कोशिकाओं का ये चिपकने वाले स्थान खाली हो जाते हैं तो उस समय ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा और FSH जो है बनना वापस शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया वो पुनः प्रारंभ हो जाती है। तो इस प्रकार से ये
सर्टोली कोशिकाएं टेस्टिकुलर साइकिल के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वापस सुन लीजिएगा ध्यान से कि जो शुक्रजनक नलिका है उसके बाहर ट्यूनिका प्रोक्रिया का आवरण होता है, अंदर जो है वो किसका आवरण होता है, जर्मिनल एपिथेलियम का। जर्मिनल एपिथेलियम के बीच बीच में लंबी बेलनाकार या स्तंभाकार और जिनके स्वतंत्र से कटे फटे होते हैं वो कोशिकाएं पाई जाती है, कुछ ही संख्या में होते हैं, जिन्हीं को क्या कहा जाता है, सर्टोली कोशिका। खोज के जिस वैज्ञानिक ने की थी उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कोशिका है सर्टोली कोशिका, जिसका टेस्टिकुलर साइकिल में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये जो है टेस्टिकुलर साइकिल में सबसे बड़ा योगदान तो यही है कि ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन का स्त्राव करती है, जिसको हम टेस्टिकुलर साइकिल के अंदर आगे पढ़ेंगे भी एंडोक्राइन कंट्रोल के अंदर। तो ये इनहिबिन प्रोटीन हार्मोन बनाती है जो कि शुक्राणु निर्माण की क्रिया को नियंत्रण कर रहा है, इसलिए इसका एंडोक्राइन भी बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं हम जो स्पर्मेटोजेनेसिस है। स्पर्मेटोजेनेसिस की यदि हम बात करें तो उसको थोड़ा समझ लें अपने, क्योंकि टेस्टिकुलर साइकिल के अंदर मैंने बताया था मेन चीज़ क्या है, वर्षण चक्र के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस है। शुक्रजन स्पर्मेटोजेनेसिस की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? नर के वर्षण में शुक्राणु निर्माण की क्रिया ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है, जेनेसिस कहलाती है। अब देखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया, तो शुक्राणु निर्माण होता है। अब कैसे होता है उसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं अपने। तो स्पर्मेटोजेनेसिस को दो भागों में बांटा जाता है। इस क्रिया या यूँ कहते यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। यह क्रिया दो भागों में संपन्न होती है। पहली है, यानी इसके दो पार्ट है। पहला है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड। दूसरी घटना है स्पर्मियोजेनेसिस या इसको हम बोलें, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, शुक्राणु पूर्वी कोशिका का निर्माण। और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या है, स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। शुक्राणु में कायांतरण। अब देखिएगा स्टूडेंट कि स्पर्मेटोजेनेसिस सबको समझ में आ गया कि नर के अवस्था में शुक्राणु निर्माण की पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्योंकि देखो हमारे इस टॉपिक का नाम क्या है, वर्षण और अंडाशय चक्र है। यानी पहले हमें शुक्राणु निर्माण देखना है कैसे हो रहा है, फिर इसका हमें क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल पढ़ना है। तो पहले अगर हमें ये समझ में आएगा तो ही हम न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल की बात कर सकेंगे। तो अब देखिएगा कि हम पहले पढ़ रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्रजनन। अब देखिएगा इसका एक नाम और है शुक्राणु जनन भी कह सकते हैं इसको, शुक्राणु जनन, इसका एक नाम और ये भी है। अब देखिएगा इसको दो भाग में बांट दिया। पहली है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड सेल, शुक्राणु कोशिका का निर्माण। दूसरा है स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि ये दो परिभाषाएं आती है, एक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है, एक स्पर्मियोजेनेसिस क्या है। इनमें कभी कभार पूछा जाता है कि क्या अंतर है। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं उसके द्वारा, देखिएगा कैसे मैं सीधा अगर आउटलाइन से बात करूँ, जैसे ये हम पहला पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसको पहले थोड़ी सी आउटलाइन बता देता हूँ इसको। ये जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती हैं, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स है।
इनके द्वारा पहले स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। स्पर्मेटिड आगे किसमें चेंज होती है, यानी किसी प्रकार का विभाजन नहीं करती, केवल अपने आकार आकृति को चेंज करके लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त संरचना में चेंज हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है, स्पर्म। तो यहाँ से देखिए दो घटनाएं होगी, एक तो यहाँ से यहाँ तक की घटना होगी और दूसरी यहाँ से यहाँ तक की घटना होगी। इस घटना में तो विभाजन होते हैं, आकार में वृद्धि होती है, यानी जो स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ है जर्मिनल एपिथेलियम से, इस दौरान तो बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, विभाजन भी होंगे, चाहे समसूत्री हो, चाहे अर्धसूत्री हो, चाहे कोशिका के आकार में वृद्धि हो, वो सारा का सारा इस पहले उसमें भाग में होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स के द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होना क्या कहलाता है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस या शुक्राणुपूर्वी कोशिका का निर्माण। शुक्राणुपूर्वी कोशिका जो होती है आपको दिख रही है, गोलाकार होती है और एचल होती है, हालांकि ये अगुणित होती है, हैप्लॉइड होती है। उसके बाद में दूसरी घटना क्या करती है कि जो शुक्राणुपूर्वी कोशिका एचल होती है, गोलाकार होती है, वो क्या करती है, अपने में से अधिकतर पदार्थों का त्याग करके और अपने आकार और आकृति में परिवर्तन करके और लंबी बेलनाकार पूंछ युक्त संरचना में चेंज होती है, इसको हम कहते हैं स्पर्म। जो संरचना बनती है इसको कहा जाता है स्पर्म। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस, यानी गोलाकार एचल स्पर्मेटिड का लंबी पूंछ युक्त संरचना शुक्राणु में चेंज होना स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। और इस दौरान किसी प्रकार का विभाजन भी नहीं होता है। यहाँ केवल क्या होता है, केवल क्या होता है, कोशिका अपने आकार को चेंज करती है, इसको हम इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ये भी अपने इसको कह सकते हैं। परंतु यहाँ पर ये दोनों घटनाएं चलती हैं साथ में, और ये जब दोनों घटनाएं घटती हैं तभी शुक्राणु का निर्माण पूरा होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की घटना पूरी होती है। और ये सारी घटना जो है ये कहाँ हो रही है, जो अपनी शुक्रजनक नलिका है, कौन सी है, शुक्रजनक नलिका जो होती है उसके अंदर संपन्न होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वो टेस्टिस के अंदर पाई जाती है। तो इसको पूरा डिटेल में अपने कल देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। थैंक यू।